वेलकम बैक। आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत नए चैप्टर के साथ। केमिकल काइनेटिक्स हमारी क्लास 12th की केमिस्ट्री का है। तो बोर्ड के रिगार्डिंग हमें प्रिपरेशन करना है, तो हम आज डिस्कस करेंगे वो मेन पॉइंट्स और लॉजिक कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन जो इससे रिलेटेड हैं। तो चैप्टर हमारा है केमिकल काइनेटिक्स। एक्चुअल में हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि केमिकल काइनेटिक्स में हमें पढ़ना क्या है। तो आप समझ रहे हैं कि काइनेटिक्स का कुछ रिलेशन मूवमेंट से है, मूविंग कंडीशन में है, और केमिकल का मतलब केमिस्ट्री से रिलेटेड हो गया। तो केमिकल काइनेटिक्स में एक्चुअल में हम किसी केमिकल रिएक्शन की स्पीड, उसके मूवमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। केमिकल काइनेटिक्स में हम कोई रिएक्शन कंप्लीट हो रही है तो उसके प्रोसीजर क्या है, स्टेप्स क्या हैं, कौन कौन से फैक्टर पर वो केमिकल रिएक्शन की स्पीड या प्रोडक्ट बनने की स्पीड, ये सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी। तो इन्हीं बातों को हमें इस चैप्टर में डिस्कस करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। केमिकल काइनेटिक में हमें देखना है कि रेट ऑफ रिएक्शन, एक टर्म आता है रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब होता है कि केमिकल जो रिएक्टेंट होते हैं केमिस्ट्री में, जैसे मैं आपसे एग्जांपल एक दे के बात करूं। यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास एक N2 है और यहाँ पर हाइड्रोजन है, इससे अमोनिया बन रही है। ये है। अब इसमें देख रहे हैं कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के मिलाने के बाद अमोनिया कितनी स्पीड से बनेगी, पर सेकेंड, पर मिनट या पर आवर के हिसाब से अगर हम बात करें तो कितनी अमोनिया यहाँ बन रही है। इसकी स्पीड को ही अगर हम बात करें तो रेट वर्ड लगाएंगे। रेट का मतलब हो जाएगा कि चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इन पर यूनिट टाइम, मींस द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया इन यूनिट टाइम, दैट इज अ रेट ऑफ रिएक्शन। इसे हम स्पीड भी कह सकते हैं, क्योंकि आप देखे होंगे स्पीड फिजिक्स में जब हम पढ़ते हैं तो स्पीड इक्वल टू होता है हमारा डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसका मतलब कितनी डिस्टेंस आप गए कितने समय में। ठीक, तो आप टाइम से डिवाइड करते हो तो पर यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो, दैट इज ए स्पीड। तो सेम यहाँ पर हम केमिस्ट्री में जब पढ़ेंगे तो हमें यहाँ देखना है कि कितना अमाउंट प्रोडक्ट का बन गया पर यूनिट टाइम में, दैट इज अ रेट, या कितना अमाउंट रिएक्टेंट का ब्रेक हो गया पर यूनिट टाइम में, दैट इज आल्सो अ रेट। तो इसे ही हम रेट या स्पीड भी कहते हैं। अच्छा, जब हम ये पढ़ेंगे तो मैक्रोस्कोपिक लेवल पर इसकी डिस्कस करते हैं। मैक्रोस्कोपिक लेवल का मतलब हो गया कि जो भी आप रिएक्शन देख रहे हो ना, वो बल्क में बात कर रहे हो, किसी एक दो मॉलिक्यूल की बात नहीं हो रही है। एक बल्क में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैं, उनके प्रोडक्ट में चेंज होने या ब्रेक होने की बात हम यहाँ करेंगे। तो जब भी हम रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे या स्पीड ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे तो उसमें हमें रिएक्टेंट के टूटने या प्रोडक्ट के बनने की जो स्पीड देखनी है वो मैक्रोस्कोपिक लेवल पर होनी चाहिए, छोटे मोटे लेवल पर नहीं होना चाहिए, एक बल्क कंडीशन में देखना है। ठीक। अच्छा, दूसरा पॉइंट हमारा यहां पर ये हमें पढ़ना है कि फैक्टर अफेक्ट्स द रेट ऑफ रिएक्शन। पहले तो हमें पढ़ना है रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, दूसरा हमें पढ़ना है कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो हमारी रेट ऑफ रिएक्शन को प्रभावित करते हैं। ठीक है, जैसे कौन कौन से फैक्टर होते हैं हमें इस पर विशेष रूप से डिस्कस करना है। टेम्परेचर, प्रेशर और कैटलिस्ट, तीन बातें हैं बोर्ड के रिगार्डिंग। आप जो है तीन बातों को ध्यान रखेंगे कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा रेट ऑफ रिएक्शन पर, प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ेगा और कैटलिस्ट का क्या इफेक्ट पड़ेगा। तीन बातों को ध्यान में रखना है। तीसरी बात जो हमें इसमें पढ़ना है, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। कोई रिएक्शन हो रही है तो उसकी मैकेनिज्म क्या है, मतलब उसके स्टेप्स क्या हैं। क्या वो एक ही स्टेप में हो जा रही है, क्या वो मल्टी स्टेप में हो रही है, किस तरीके से उसमें चेंजेज हो रहे हैं, क्या कोई इंटरमीडिएट भी बन रहा है। तो उसकी जो स्टेप है, मैकेनिज्म के बारे में जब हम डिस्कस करते हैं, ये भी हमारा जो होता है इसी केमिकल काइनेटिक्स का टॉपिक है। तो हम केमिकल काइनेटिक्स में क्या क्या पढ़ेंगे, केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ेंगे रेट ऑफ रिएक्शन, जिसे हम स्पीड ऑफ रिएक्शन भी कहेंगे। दूसरा पढ़ेंगे फैक्टर कौन कौन से हैं जो इस रेट ऑफ रिएक्शन को प्रभावित करते हैं, मेन तीन है, टेम्परेचर, प्रेशर, कैटालिस्ट। और तीसरी बात हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म। ठीक है, जब हम रेट ऑफ रिएक्शन और फैक्टर इन सब की बात करते हैं तो ये मैक्रोस्कोपिक लेवल की कंडीशन होती है, लेकिन जैसे ही हम मैकेनिज्म की बात करते हैं ये मॉलिक्यूलर लेवल पर चले जाते हैं। मतलब मैकेनिज्म समझना है तो एक एक मॉलिक्यूल का ओरिएंटेशन, उनका आपस में इंटरेक्शन किस टाइप से हो रहा है, इसकी डिस्कस, इस बात का डिस्कस करेंगे। तो हम यहाँ मॉलिक्यूलर लेवल पर जाते हैं, मतलब बल्क लेवल से मॉलिक्यूलर लेवल तक हमें बात करनी है। तो इन तीनों बातों को हमें एक बाई वन करके डिस्कस करना है। अच्छा, एक काम करते हैं, ये जो हमारा पहला टॉपिक है रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक, रेट ऑफ रिएक्शन ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है,
बाद के 2 टॉपिक हमारे जो हैं जैसे फैक्टर और मैकेनिज्म, ये हमारे छोटे टॉपिक हैं, क्वेश्चन इनसे भी अच्छे खासे पूछे जाते हैं। तो पहले या तो हम ये इसे डिस्कस करें डिटेल में, फिर इन दोनों को कर लें, या तो हम इसका सीक्वेंस चेंज करके भी देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि सबसे पहले हम स्टार्टिंग करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन से। फर्स्ट पॉइंट्स को ही हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ हमें लिखना है रेट ऑफ रिएक्शन, ये पढ़ना है। तो अब रेट ऑफ रिएक्शन को अगर हमें देखना है तो इसको भी 3 तरीके से हम पढ़ सकते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन को भी 3 तरीके से देखेंगे, मतलब टोटल केमिकल काइनेटिक्स में 3 बातें पढ़ना है। उन तीनों में से पहले में भी 3 पार्ट्स हैं। कौन कौन से? पहली, जब रेट ऑफ रिएक्शन हम पढ़ेंगे तो हमें देखना है इन टर्म्स ऑफ डिक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। मतलब आपने एक रिएक्टेंट ए लिया, एक रिएक्टेंट बी लिया, और इससे मान लीजिए आप प्रोडक्ट आपके सी बन रहे हैं और डी बन रहे हैं, या आपका रिएक्टेंट ए था, इससे डायरेक्ट आपने प्रोडक्ट बी बनाया। तो इस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घटेगी और इस बी वाले की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, प्रोडक्ट की बढ़ेगी। रिएक्टेंट ये है, प्रोडक्ट ये, तो इसकी कंसंट्रेशन बढ़ रही। तो हम रेट ऑफ रिएक्शन को इस टर्म में पढ़ेंगे। कैसे? कि ये देखेंगे कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन किस स्पीड से कम हो रही है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन किस स्पीड से बढ़ रही है। ये 2 बातें हमें यहाँ पढ़नी है, ठीक है। अच्छा, दूसरा हम इसी को अलग तरीके से करेंगे इन टर्म्स ऑफ रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट एंड अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट। हम यहाँ पर क्या करेंगे कि कंपेयर करके देखेंगे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट, मतलब रिएक्टेंट के डिसअपीयरेंस मतलब खत्म होने की क्या इस रेट है, और वो प्रोडक्ट की कंडीशन में हमें देखना है कि प्रोडक्ट के अपीयरेंस की क्या रेट है। ये दोनों बातें देखने। तीसरा हो जाएगा कि हमें थर्ड पॉइंट पढ़ना इन टर्म्स ऑफ रेट एक्सप्रेशन और रेट लॉ। एक ये भी तरीका है, किसी रिएक्शन की स्पीड को रिप्रेजेंट करने के 3 रास्ते हैं, 3 तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। तीनों बातें हो गई। आगे हम इसमें चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो फर्स्ट वाले पॉइंट पर आते हैं, हमारा जो है टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन के टर्म्स में हम पढ़ते हैं कि कैसे हमें निकालना है। तो रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन में जिसे हम कहेंगे यहाँ पर एवरेज रेट, एवरेज रेट जिसे बोलते हैं कंसंट्रेशन के टर्म में जो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो देखना, मान लीजिए हमने एक रिएक्टेंट लिया आर, ठीक है, और ये एक प्रोडक्ट पी में चेंज हो रहा है। एक रिएक्टेंट आर है, वो प्रोडक्ट पी में चेंज हो रहा है, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि टाइम 0 t0 सेकेंड, मतलब शुरुआत में जैसे ही हमने स्टार्टिंग करना शुरू किया उस समय हम कर रहे हैं t0 सेकेंड पर हमारे पास जो रिएक्टेंट है, सपोज दैट उसका सिंबल हमें दिया है और नॉट या R0 आप कह सकते हैं। ये इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की, ठीक। शुरू में तो प्रोडक्ट कुछ भी नहीं होगा, क्यों? क्योंकि जब टाइम 0 है, हमने स्टार्ट ही किया है, तो प्रोडक्ट अभी कुछ बना नहीं होगा, रिएक्टेंट ही रिएक्टेंट होगा सारा। लेकिन उसके कुछ समय बाद मान लीजिए t1 सेकेंड बीत गया, 2 4 5 सेकंड 10 सेकंड बीत गया, तो हम कह रहे हैं कि अब तो कुछ तो रिएक्टेंट टूट गया होगा। मान लीजिए अब जो रिएक्टेंट टूटा, इसके बाद बची हुई मात्रा उसकी R1 है। दिस इज द रिमेनिंग वैल्यू ऑफ द रिएक्टेंट एट टाइम t1। और उसी समय हमारे पास प्रोडक्ट P1 बन गया। कुछ तो प्रोडक्ट बना होगा, अब तो 0 नहीं होगा, अब तो कुछ बन चुका है। फिर इसके बाद हमने देखा कि चलिए अब थोड़ा सा टाइम और बढ़ गया, मान लीजिए हमारे पास t2 सेकेंड हो गया। ये मान लीजिए 5 पे था, यहाँ पर सपोज दैट 10 या 15 सेकंड पर आप देख रहे हो, तो उस समय रिएक्टेंट अब और टूट जाएगा, और सपोज दैट बची हुई मात्रा रिमेनिंग वैल्यू ऑफ द रिएक्टेंट इज R2 एंड द प्रोडक्ट इज P2, और उस समय प्रोडक्ट की वैल्यू हो गई P2, ठीक है। इतनी बातें आपको क्लियर हो गई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हमें क्या देखना है कि भैया कितना चेंज हुआ, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट निकाल लो। पहले रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन थी R1, R0 थी इनिशियल, ये इनिशियल थी, और ये आपकी हो गई एट T1 पर थी, T1 टाइम पर। ये T1 टाइम पर आपकी कंसंट्रेशन है, तो चेंज कितना हुआ? चेंज ये हो गया कि भैया फाइनल माइनस इनिशियल, भाई जितना बचा है उसमें से जितना पहले था उन दोनों का हम डिफरेंस ले लिए। तो यहाँ पर अगर आप माइनस करोगे, सब्सट्रैक्ट करोगे, तो कम हो रहा है, कम को साइन करने के लिए यहाँ पर हमने माइनस जो है सिंबल लगा दिया। मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा उसको हमने डेल्टा आर लिया, क्योंकि रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन ज़्यादा है, बाद वाली कंसंट्रेशन कुछ कम हो गई है,
तो बाद वाली से इनिशियल वाली को जब सब्सट्रैक्ट करोगे तो नेगेटिव आएगा, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव सेंस ये बताने के लिए है कि कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, बाकी और कोई मैथमेटिकल इसका कोई लॉजिक नहीं है कि मैथ में माइनस का कि जो लॉजिक होता है वो यहीं पर उसका भी सेम एप्लीकेशन है, नहीं, बस ये बता रहा है कि कम हो रहा है कंसंट्रेशन। ठीक, इसके बाद हम इसमें टाइम का चेंज देखें भाई, उस टाइम में देखें कितना हो रहा है। टाइम इनिशियल हमारा t0 था, बाद वाला टाइम t1 है, इसका मतलब समय तो बढ़ता ही है, समय तो इंक्रीज होगा, इसका मतलब t1 ज़्यादा है t0 से, तो ये तो जीरो ही था, तो इसका मतलब ये जो डेल्टा t टाइम में चेंज आ रहा है, दिस इज अ चेंज इन द टाइम, मतलब 0 से 5 सेकेंड में आपने देखा तो 0 सेकेंड और 5 दोनों का डिफरेंस 5 ही सेकेंड आएगा, तो ये डेल्टा t टाइम हो गया। ठीक है, अब आपको रेट निकालना है, तो रेट का मतलब सीधे सीधे हो जाएगा चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, दैट इज अ रेट, पर सेकेंड में कितना चेंज हुआ ये हो गया। तो इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट हमने निकाला है, हमने यहाँ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में कितना चेंज हुआ एक सेकेंड के हिसाब से वो निकाल दिया, तो माइनस डी आर डेल्टा आर बाय डेल्टा टी यहाँ पर कर दिया, इसी को हम बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये हो गया हमारा किसी रिएक्शन की स्पीड रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के टर्म में। अगला हम इसी को देखें प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन के टर्म में, अगर हम बात करें, चूंकि हमने यहाँ प्रोडक्ट का सिंबल P1 रखा है, शुरू में प्रोडक्ट जब आपका t0 पर प्रोडक्ट का अमाउंट बिल्कुल जीरो है, t1 समय पर आपका प्रोडक्ट P1 हो गया, तो इसके कंसंट्रेशन में चेंज, चूंकि प्रोडक्ट बढ़ रहा है तो उसका उसमें कोई साइन नहीं आएगी नेगेटिव, वो तो सीधे डेल्टा P आएगा, और टाइम ऑलरेडी बढ़ रहा है तो इसका भी डेल्टा T होगा, तो यहाँ से डेल्टा P अपॉन डेल्टा T करेंगे तो इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट रेट ऑफ रिएक्शन आपकी आएगी डेल्टा P बाई डेल्टा T। ठीक, ये इस तरीके से हो गया। तो जब भी आपसे पूछा जाएगा तो आप सीधे कहेंगे कि भैया हमें रेट ऑफ रिएक्शन को अगर हम रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के डिक्रीज होने के कंडीशन में देखना है और प्रोडक्ट के इंक्रीज होने की टर्म में देखना है, तो सीधे सीधे इस तरीके से फॉर्मूला बनेगा। अब आ जाओ इसी से रिलेटेड हम एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। अब ये समझ में आया तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हो जाएगा, तो बात क्लियर हो जाएगी कि किस टाइप से क्वेश्चन है। देखना यहाँ पर दिया गया है, थोड़ी सी इसकी साइज छोटी है। अब देखना यहाँ पर क्वेश्चन में हाइड्रोलिसिस ऑफ ब्यूटाइल क्लोराइड, ठीक है, ब्यूटाइल क्लोराइड आपका दिया गया C4H9Cl, इसका हाइड्रोलिसिस किया जा रहा है। हाइड्रोलिसिस का मतलब वाटर से रिएक्शन करा करके इसको ब्रेक किया जा रहा है, वाटर इसके साथ रिएक्ट कर रहा है, एसिडिक मीडियम थोड़ा सा चाहिए। तो यहाँ से ब्रेक होने के बाद ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, तो यहाँ से क्या होगा Cl हटेगा, OH आ जाएगा और यहाँ पर HCl बन जाएगा। इसका मतलब ब्यूटाइल क्लोराइड चेंज इनटू ब्यूटाइल अल्कोहल, इसमें कन्वर्ट हो रहा है। तो ये रिएक्शन है एक। अब इस रिएक्शन की ये रियल लाइफ की, मान लीजिए आप एक रिएक्शन करा रहे हो, आप ब्यूटाइल क्लोराइड लिए, आप उसने हाइड्रोलिसिस उसका कराया, वाटर एसिडिक मीडियम में रिएक्शन कराया और यहाँ पर आपका अल्कोहल बन गया और HCl बन गया, तो ये एक रिएक्शन हो रही। तो कह रहे हैं कि शुरू में टाइम को इन्होंने इस तरीके से कई सेगमेंट में डिवाइड किया। इन्होंने कहा पहले तो हम 0t0 पर जब स्टार्ट कर रहे होंगे तब देखेंगे, दूसरा है 50 सेकंड पर देखेंगे, 100 सेकंड पर, फिर ऐसे 200, ऐसे बीच में देखते गए, फिर 700, फिर 800, बीच बीच में मैंने डैश डैश दे दिया। इसका मतलब ये हुआ कि 100, 200, 300, 400, 500 इस तरीके से आप बढ़ते जाओ, तो डैश डैश करके 700, 800। तो इस इतने टाइम ड्यूरेशन में हम ये प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को चेक करेंगे। ठीक है, तो यहां पर देखा गया कि जब हमारे पास टाइम 0 था स्टार्टिंग में, उस समय हमने यहां पर ब्यूटाइल क्लोराइड का कंसंट्रेशन जो लिया था 0.1 मोल पर लीटर कंसंट्रेशन यहां पर था। कंसंट्रेशन किस में है? मोल पर लीटर में। ये इनिशियल कंसंट्रेशन माना जाएगा कि आपने ब्यूटाइल क्लोराइड का कितना अमाउंट लिया, मतलब उसकी कंसंट्रेशन कितनी थी। उसकी कंसंट्रेशन थी 0.1 मोल पर लीटर, मतलब 1 लीटर में 0.1 मोल इसके क्लोराइड, ब्यूटाइल क्लोराइड के जो है मॉलिक्यूल्स थे। ठीक है, फिर इसके बाद देखा गया कि 50 सेकंड जब बीत गया, रिएक्शन के स्टार्ट होने के 50 सेकंड बाद जब चेक किया गया, तो यहाँ देख रहे हैं कि अब ब्यूटाइल क्लोराइड की कंसंट्रेशन घट गई और वो 0.1 से घट करके 0.09 आ गई मोल पर लीटर, पहले से कम हो गई। फिर इसके बाद 100 पर ऐसे देख रहे हैं तो ये 0.8 बच रही है। 700 पर जाकर चेक कर रहे हैं तो 0.021 पर चला गया। 800 पर इसकी कंसंट्रेशन देखा गया कि ये 0.017 मोल पर लीटर बची हुई है। तो ये अलग अलग कंसंट्रेशन पर
अलग अलग इनकी टाइम पर अलग अलग कंसंट्रेशन ये नोट आउट किया गया, कितना कितना बच रहा है। ठीक है, अब आप कहोगे कि कैसे पता चला होगा, तो इसका एक अलग तरीका है, उस तरीके से इनको निकाला गया, वो अलग टॉपिक है। अब यहाँ पर हमें निकालना है रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए क्या करें, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन। तो भैया देख लो, चेंज इन कंसंट्रेशन निकालना है, तो चेंज इन कंसंट्रेशन के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर ये डेटा लो, देखो हमने लिया चेंज इन कंसंट्रेशन, यहाँ पर समय का अंतर लेंगे, ये मान लीजिए हमारा t0 टाइम है, ये t1 है, तो 0 से t1 में जाने पर यहाँ पर कंसंट्रेशन ये इनिशियल था R0, और ये हमारा हो गया R1। तो सिंपल सा क्या करोगे आप, टाइम का चेंज देखेंगे तो 50 सेकंड ही आएगा, इन दोनों का सब्सट्रैक्ट कर लो, फाइनल ये है, माइनस इनिशियल कर दो, मीन्स 0.0905 माइनस 0.1, ये दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दिया। अब चूंकि ये प्रोडक्ट कम है, रिएक्टेंट ज़्यादा है, तो यहाँ पर साइन नेगेटिव आएगा, तो वो तो फॉर्मूले में हो गया। तो आप देखो इस तरीके से इसको सब्सट्रैक्ट किया गया। सब्सट्रैक्ट करने के बाद आप अगर चेक करेंगे तो कंसंट्रेशन आपका 0.0095, इसको आप डिवाइड करके देखेंगे तो आपकी रेट ऑफ रिएक्शन आ रही है 1.9 इंटू 10⁻⁴ मोल पर लीटर। ठीक है, ये किस में आ रही, 50 सेकेंड तक, 0 से 50 सेकेंड के बीच की है, किसी पार्टिकुलर टाइम पे नहीं है, एक टाइम ड्यूरेशन के बीच में निकाल रहे हो आप, क्योंकि एक टाइम ड्यूरेशन 50 सेकेंड का देख रहे हो आप, एवरेज, इसीलिए एवरेज बोलते हैं इसको। ठीक है, अब आ जाओ अगले, हम 50 से 100 सेकंड के बीच में देखते हैं। 50 से 100 सेकंड में जरा यहाँ चेक करो, 50 सेकंड हमारा ये है, 50 सेकंड ये है, और ये 100 ये है, तो 50 पर ये है, 100 पर ये है, तो इन दोनों का कंसंट्रेशन का चेंज ले लो, इनका डिफरेंस ले लोगे तो 50 ही आएगा, इन दोनों का सब जो है डिफरेंस लिया गया, तो इन दोनों का डिफरेंस लेने के बाद देखो यहाँ वैल्यू 0.0820 0.0905 करके डिवाइड करके देखेंगे तो हमारा आ रहा है अभी रेट ऑफ रिएक्शन 1.7 इंटू 10⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकंड है। ठीक है, ये हो गई हमारी इस टाइम पर। और आगे बढ़े, इसी तरीके से जितने भी आप ऊपर डेटे हैं वो डेटा दे दिया गया, उस डेटे को देख करके आप कर सकते हो यहाँ पर कि 0.017 माइनस 0.021 अपॉन 100, ये आपका हो गया कि कितने से, 100 से आगे की वैल्यू 100 पर देख रहे हैं, 50 से 100, देखो यहाँ पर ये टाइम आपका ड्यूरेशन है 50 से 100 पर हो गया, 0 से 50, 50 से 100 पे हो गया। अब 100 से 700 के बीच में अगर डायरेक्ट हम चेक करें, 100 टू 700 के बीच में डायरेक्ट चेक करें तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कर लो, तो 100 से 700 में जाएंगे तो टाइम ड्यूरेशन हमारा 600 सेकंड का आएगा। तो देखते हैं यहाँ पर कितना हमने लिया है टाइम ड्यूरेशन, 700 से 800 का यहाँ पर दिया गया, 700 से 800 का टाइम ड्यूरेशन है, 7 से 8 से, तो 100 का चेंज आएगा, इसमें टेम्परेचर। तो यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन देख रहे हैं 0.4 इंटू 10⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकंड। इससे क्या पता चल रहा है, इससे ही पता चल रहा है कि जो भी हमारी स्पीड है, रेट ऑफ रिएक्शन है, वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। देखो यहाँ पर जब हम 700 से 800 सेकंड के बीच में देख रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन, तो 0.4 आ रही इंटू 10⁻⁴ ये है, और जब हम यही टाइम ड्यूरेशन हम 50 से 100 के बीच में देख रहे थे तो 1.7 इंटू 10⁻⁴ आ रही। यही रेट स्पीड हमने जब देखा था 0 से 50 सेकंड में तो 1.9 इंटू 10⁻⁴ थी, तो 1.9 इंटू 10⁻⁴ ज़्यादा है, उससे थोड़ी कम हो गई 1.7 इंटू 10⁻⁴, इससे भी कम हो गई, बिल्कुल 700 से 800 सेकंड पर देख रहे हैं तो 0.4 आ गई। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे कंसंट्रेशन डिक्रीज करता जा रहा है रिएक्टेंट का, वैसे वैसे रेट ऑफ रिएक्शन मीन्स स्पीड भी डिक्रीज कर रही है, तो स्पीड डिक्रीज करती जा रही है। तो इससे क्या पता चला कि किसी भी रिएक्शन की एग्जैक्ट हम स्पीड नहीं बता सकते। कैसे भाई, अलग अलग टाइम पर स्पीड अलग अलग आ रही है, रेट ऑफ रिएक्शन अलग अलग आ रही है, इसका मतलब हम एक टाइम ड्यूरेशन के बीच का बता सकते हैं। जैसे ये 700 से 800 के बीच में इतना आप बोलोगे, आप कहोगे भैया 700 से 800 सेकंड के बीच में ये एवरेज आ रहा है, वैसे उसके ऊपर वाले में 50 से 100 के बीच में एवरेज, 0 से 50 के बीच में एवरेज, शुरू में ज़्यादा था बाद में कम हो गया। तो आपसे कोई पूछे कि ज़रा बताओ कि ब्यूटाइल क्लोराइड का हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं तो इसकी एक्चुअल में स्पीड क्या थी, क्योंकि एक्चुअल में फिक्स स्पीड तो मिल ही नहीं रही है, कभी 1.9 थी, उसके बाद 1.7 हो गई, उसके बाद 0.4 हो गई, तो क्या करोगे, आप कहोगे भैया देखो ऐसी कंडीशन में तो हम एवरेज ही बता रहे हैं। अगर आपको बिल्कुल किसी विशेष टाइम पर चाहिए, प्रिसाइज टाइम पर, जैसे कि 50 सेकेंड पर एग्जैक्ट कितनी है,
तो उसके लिए एवरेज नहीं, फिर हमें इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन लेनी पड़ेगी। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब फिर वो वहां पर हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन की कंडीशन बनेगी। हम वहां से फिर देखेंगे कि इस किसी विशेष टाइम पर क्या है, जिसे हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, किसी विशेष पर्टिकुलर टाइम पर। तो ये एवरेज एक्चुअल में है। जब हम कंसंट्रेशन के टर्म में रेट ऑफ रिएक्शन या स्पीड को देखते हैं और एक टाइम ड्यूरेशन लेते हैं तो उसे एवरेज ही बोलते हैं। एवरेज में हमेशा डिक्रीज करती है, ये बात को ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा ग्राफ से चेक करते हैं कि ग्राफ में कैसे हमें इसे देखना है। यही जो डेटा थे उस डेटा को आप ग्राफ के रूप में अगर प्लॉट करेंगे तो मान लीजिए हमारे यहाँ पर ये T0 है, ये T0 है, ये T1 टाइम है, ये T2 टाइम है, ऐसे T3 T4 बनाते जाइए और यहाँ समय लिखते जाइए। ये 0, ये 50 और ये 100 सेकेंड, ऐसे ऐसे लिखते जाओ। इधर कंसंट्रेशन आप लिखते जाएंगे। कंसंट्रेशन शुरू में सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन हमने कितना लिया था, 0.01 था, शायद 0.1 था। इसके बाद R1 पर हमारा कितना कंसंट्रेशन बता था, ये 0.09 के करीब आ गया था। इसके बाद ये R2 पर हमारा ये 0 पॉइंट समथिंग था, वो ऊपर डेटा में लिखा है। तो इस तरीके से आप वैल्यू रख देंगे। ठीक है, जब वैल्यू रखने के बाद आप ग्राफ प्लॉट करेंगे तो आपको ग्राफ जो है कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में अगर हम बात करें, इधर हमने कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को दिखा रहे हैं, इधर हमने टाइम को दिखाया, तो हमारा इस तरीके से ग्राफ जा रहा है। तो आप देखेंगे कि जो ये वाला जो आपका ग्राफ जा रहा है ये रेट को ही बता रहा है। तो रेट एक्चुअल में हमारा हो जाएगा, यहाँ पर दिखाएंगे तो -dr/ΔT हो जाएगा। ΔR/ΔT करके निकालोगे। डेल्टा आर का मतलब क्या हुआ भैया, यहाँ पर क्या करो, इस टाइम से इस टाइम के बीच में, मतलब यहाँ से यहाँ के बीच में ड्यूरेशन, इस टाइम ड्यूरेशन में अगर आप निकालोगे तो कंसंट्रेशन में कितना चेंज आएगा, इतना आएगा। मीन्स R2 R1 से R2 हो गया, तो इनका डिफरेंस डेल्टा आर और टाइम का डिफरेंस यहाँ डेल्टा टी। ठीक, तो इस टाइप से जब आप इसको करोगे तो यहाँ से आपको आ जाएगी ये एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। मीन्स जो ग्राफ का जो स्लोप है यहाँ पर एक तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपकी एवरेज रेट क्या है। ठीक, ये तो रिएक्टेंट के टर्म्स में थी भाई, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घट रहा है। अगर हम इसी चीज को हम प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन के टर्म में देखें तो चूंकि आपको पता है प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन T0 पर तो बिल्कुल जीरो होगा। यहाँ टाइम जीरो जब होगा तो उस समय कंसंट्रेशन प्रोडक्ट कुछ भी नहीं बना है। T1 पे कुछ बन गया था, T2 पर और बन गया, इस तरीके से। तो देख रहे हैं कि इसका ग्राफ हमारा कुछ इस टाइप से जा रहा है। इसका मतलब T1 से T2 के बीच में ड्यूरेशन आपने जो डेल्टा टी टाइम लिया, इस पर अगर आप कंसंट्रेशन देखना चाह रहे हो तो यहाँ से डॉटेड लाइन जाइए, यहाँ से डॉटेड लाइन ले जाएंगे। ये ग्राफ जो इस तरीके से यहाँ पर डेविएट हो रहा है, इससे ये पॉइंट लेना, इससे यहाँ लेना, इन दोनों का डिफरेंस यही हमारा बताएगा डेल्टा पी। ठीक, तो यहाँ पर अगर आपको निकालना है तो ये हो जाएगा इस टाइप से, डेल्टा पी चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन चेंज इन टाइम। तो ये हमारा जो स्लोप बताएगा एक तरीके से एवरेज रेट के लिए डेल्टा पी बाई डेल्टा टी या P2 - P1 अपॉन T2 - T1 करके आप निकाल लेंगे। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव में दिख रहा है, तो इस तरीके से ग्राफ से भी आप निकाल सकते हैं देखकर। ठीक है, आगे हम आते हैं। आपको अभी तक तो क्लियर हो गया होगा कि ये सारी जो हमारी एवरेज रेट है वो स्पीड धीरे धीरे कम हो रही है, स्पीड कम होती जा रही है। तो अगर किसी ने आपसे पूछा भैया हमें एकदम एग्जैक्ट पार्टिकुलर विशेष टाइम पर ही बात करनी है, तो विशेष टाइम के लिए क्या करोगे आप उस समय कहोगे भैया ऐसी सिचुएशन है तो आप इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन की बात करिए। इंस्टेंटेनियस का मतलब कोई एक फिक्स टाइम ड्यूरेशन में किसी एक पार्टिकुलर टाइम पर क्या है स्पीड, ये आप बात कर रहे हो निकालने की। ठीक है, तो कह रहे हैं इंस्टेंटेनियस के लिए क्या होता है, इफ डेल्टा टी लिमिट टेंड टू जीरो। मतलब कह रहे हैं कि अगर टाइम आप इतना कम करो, जो दोनों टाइम के बीच में गैप है उसको इतना कम करते जाओ, इतना कम करते जाओ कि वो जीरो के बराबर हो जाए, तो आप उसे डिफरेंशियल कंडीशन में दिखाते हो डेल्टा टी। और कंसंट्रेशन को लिमिट टेंड टू जीरो दिखाओगे तो इसको आप लिखोगे डी आर और डी टी। मीन्स एक पार्टिकुलर बहुत ही कम टाइम डिफरेंस के बीच का कंसंट्रेशन में चेंज निकाल रहे हो आप, तो dr/dt इसे लिख देंगे। ठीक है, अब आपको क्या करना है यहाँ पर, अब इस सिचुएशन में जब हम रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे तो इसको इंस्टेंटेनियस बोलेंगे। बस आपको क्या करना है, जहाँ डेल्टा लिख रहे थे वहाँ आप dr लिखेंगे, dr/dt इस टाइप से लिख देंगे। तो ये इंस्टेंटेनियस हो जाएगा, ये किसी विशेष टाइम की रेट ऑफ रिएक्शन पता चल जाएगी।
अब इसको हम ग्राफ से अगर देखें, ग्राफ से देखना यहाँ पर, तो ग्राफ से अगर हमें रिप्रेजेंट करना है, सेम टाइम से उस तरीके से ग्राफ देना है, और किसी विशेष टाइम, मान लीजिए हमने टी टाइम पर कहा है कि वहां पर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, कैसे निकालेंगे। तो आपको क्या करना है, इस विशेष टाइम पर अगर आपको निकालना है तो डी आर और डी टी कैसे आपको मिलेगा, कैसे पता करोगे कि इसका डी आर क्या है और इसका डी टी क्या है। तो एक काम करना है, जिस पॉइंट पर आप पूछ रहे हैं टाइम, उससे ऊपर इस स्लोप पर एक डॉटेड लाइन ले जाना, जहां पर ये इसको इंटरसेक्ट करे, इस पॉइंट पर यहां से एक आपको टेंजेंट लाइन खींचनी है। वो टेंजेंट लाइन मींस केवल ग्राफ में उसी पॉइंट पर टच करेगी, बाकी और कहीं से टच नहीं होगा। और एक विशेष ड्यूरेशन इधर और इस टाइम पे, जहां पर आपको एक पार्टिकुलर वैल्यू टाइम की मिल जाए, मतलब इस मेन टाइम से पीछे और इसके आगे, मान लीजिए यहाँ पर T1 है, यहाँ T2 है, इसके बीच में यहाँ कहीं पूछ रहा है आपसे, तो आप आसपास के टाइम ड्यूरेशन को देख लोगे जो आपको अच्छे से मिल रहा हो, और यहाँ से आप एक इस तरीके से राइट ट्रायंगल टाइप का बना लेंगे। मीन्स इसका ये स्लोप ढूंढ लेंगे, स्लोप कितना स्लोप आ रहा है, tan थीटा। तो जो ये स्लोप आएगा इसका हम टेंजेंट ले लेंगे। टेंजेंट मीन्स tan थीटा जब निकालेंगे तो टेंजेंट tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर जो ये बताएगा, ये एक्चुअल में बताएगा चेंज इन द कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन में चेंज इधर है, ये हो जाएगा हमारा dr। और आपका टाइम जो चेंज आएगा, बेस 20 मीन्स चेंज इन टाइम यहाँ पर होगा, तो ये हो जाएगा dt। इसका मतलब आपको अगर इंस्टेंटेनियस कहीं पर रेट निकालना है ग्राफ का यूज करके किसी विशेष पर्टिकुलर टाइम पर, तो वहां से उस पॉइंट से आप ग्राफ के जो लाइन जा रही है उस पर एक सीधे सीधे आप जो है टेंजेंट देंगे। टेंजेंट इस साइड में कितना बढ़ाना है, उधर कितना बढ़ाना है, वो देख लेंगे कि आपको यहाँ पर कौन सा टाइम ड्यूरेशन सही से मैच कर रहा है, मिल रहा है, और उस ड्यूरेशन के डिफरेंस के बीच कंसंट्रेशन का डिफरेंस लेना है और टाइम का डिफरेंस लेना है, दोनों को डिवाइड कर देना है। इस जगह का आपका इंस्टेंटेनियस एवरेज इंस्टेंटेनियस रेट मिल जाएगी। मान लीजिए कंसंट्रेशन नहीं मिल रहा है, कंसंट्रेशन और टाइम नहीं मिल रहा है, तो आप यहाँ का टेंजेंट ले लो। अगर एंगल दिया है तो भी आप बता सकते हो, एंगल दिया है तो सीधे सीधे tan थीटा, tan थीटा का मतलब जितनी वैल्यू है थीटा की वैल्यू रख दो, उसकी आप tan वैल्यू निकाल लो, सीधे जो आएगा वही उस समय की इंस्टेंटेनियस रेट हो जाएगी। ठीक है, सेम इसी तरीके से प्रोडक्ट के केस में अगर आप करोगे तो प्रोडक्ट के केस में भी वही सेम प्रोसीजर आपको करना है। किसी विशेष टाइम टी पर निकालना है तो वहां से इस पर एक टेंजेंट लाइन देना है, यहाँ से कंसंट्रेशन और टाइम एक इसके लेफ्ट साइड में, राइट साइड में टाइम ड्यूरेशन देख लेना भैया। मान लीजिए यहाँ 400 सेकंड है, यहाँ पर 800 है, आपसे पूछा गया 600 पर, तो इसके इधर वाले 400 पे, इसके इधर वाले 800 पे देख लेना नियरेस्ट कंसंट्रेशन जिस पे सही से आपको मिल रहा है। इन दोनों टाइम पर आप लाइन ले जाएंगे, वहाँ का चेंज इन कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में कितना चेंज हो रहा है, यहाँ से ये कंसंट्रेशन में इसमें चेंज ले लेना, इधर ग्राफ में से लाइन निकाल करके और सीधे सीधे डिवाइड कर देना, तो यहाँ से भी आपको इंस्टेंटेनियस रेट मिल जाएगा। और अगर नहीं है तो अगर स्लोप दिया है एंगल, तो यहाँ से स्लोप का टेंजेंट ले लेना सीधे से tan वैल्यू, और आपको एवरेज रेट मिल जाएगी प्रोडक्ट के टर्म में, सॉरी इंस्टेंटेनियस। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, डेल्टा टी लिमिट जो था 0 लगाएंगे तो अब डेल्टा टी की जगह डी टी हो जाएगा, और पी लिमिट के लगाएंगे 0 तो सीधे डेल्टा डी पी लिखेंगे, इंस्टेंटेनियस डी पी वन डेल्टा पी वन डेल्टा टी हो जाएगा सीधे सीधे। यहाँ पर एक इक्वेशन, वही वाला पुराना इक्वेशन जो हमने अभी डिस्कस किया था, जिसमें हमने एवरेज रेट निकाला था, उसी सिक्वेशन उसी सेम कंडीशन में हम यहाँ पर इंस्टेंटेनियस की बात कर रहे हैं, जिससे आपको क्लियर हो जाए कि आपने अभी भी जो ऊपर का एग्जांपल लिया था सेम ब्यूटाइल क्लोराइड का, उसमें आपने एक एवरेज तरीके से देखा, और इसी में आप अब इंस्टेंटेनियस की तरीके को देख रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, सेम वही सब कुछ वैल्यू है। यहाँ पर आपने किया ब्यूटाइल क्लोराइड लिया, सेम वही हाइड्रोलिसिस करा रहे हो, 0, 50, 100, 700, 400 जो हमने वैल्यू ली थी, ये सेम उसी तरीके से हमने कंसंट्रेशन यहाँ दे दिया। अब इसका एक ग्राफ प्लॉट किया गया, तो ग्राफ प्लॉट करने के बाद देखो यहाँ पर इसकी वैल्यू हमें चेक करनी है। मान लीजिए क्वेश्चन में कह रहे हैं कि 600 सेकंड पर आपको इंस्टेंटेनियस रेट बतानी है। जरा देखें 600 सेकंड का क्या हमारे यहाँ पर हमने वैल्यू लिखी है, नहीं, यहाँ पर हमने 600 सेकंड की कोई वैल्यू नहीं लिखी है। हमने 400 पर दिया है, 700 पर दिया, 800 पर, कहीं 600 पर आपसे पूछ रहे हैं कि 600 जब टाइम होगा, सेकंड होगा, उस समय की एग्जैक्ट हमें स्पीड चाहिए या रेट चाहिए। तो करना क्या होगा, क्योंकि हमारे पास डेटा एक तो 400 का है, 700 का है, 800 का है, तो क्या करना है आपको जरा देखना है यहाँ पर।
आपसे पूछा गया 600 का, तो 600 पर पॉइंट यहाँ पर सीधे दीजिए, इससे डॉटेड लाइन ऊपर ले जाएंगे, ये जो स्लोप है, स्लोप पर इस जगह पर जो है इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ से एक टेंजेंट लाइन देंगे, टेंजेंट लाइन को इधर इतना बढ़ाएंगे कि सीधे सीधे 800 के पास आ जाए। आप आगे भी बढ़ा सकते हो, लेकिन यहाँ कोई वैल्यू नहीं है ना, तो आपको दिक्कत आएगी। आप अपने आसानी के लिए उतना ही आगे बढ़ाना है जहाँ पर आपको एक डेटा मिल जाए। मीन्स यहाँ पर हमें 800 का मिल रहा है, तो हम इसको यहाँ तक बढ़ा रहे हैं। इधर हमें 400 है, तो हम इसको इस तरफ इतना ले जाएंगे कि वो 400 के सीध में आ जाए। तो टाइम ड्यूरेशन आपको 400 और 800 तो कितना मिल गया जी, 400 का आपका सेकेंड टाइम ड्यूरेशन डेल्टा टी, मीन्स यही डी टी मिल जाएगा आपको। ठीक, और कंसंट्रेशन में चेंज, ये कंसंट्रेशन में चेंज देखोगे तो लास्ट में ये ऊपर तक इसको बढ़ाओगे 400 पर, तो इसका कंसंट्रेशन कहीं ये आएगा, और इसका 800 पर ले जाओगे तो इससे डॉटेड लाइन लाओगे तो इसका कंसंट्रेशन, ये है कंसंट्रेशन -0.0439, यहाँ का कंसंट्रेशन है 0.017। ये डेटा आपको मिला रहेगा, दिया रहेगा कि ये टाइम का कंसंट्रेशन का डेटा है। अब आपको क्या करना है, ये जो डिफरेंस इनके बीच में आएगा यही हमारा हो जाएगा डी आर, डेल्टा आर हो जाएगा। ठीक है, डी आर जो आप कंसंट्रेशन में चेंज इंस्टेंटेनियस टाइम पर। अब आपको क्या करना है, सीधे सीधे इंस्टेंटेनियस रिएक्शन लिखना है -dr/dt, और एट 600 टाइम पर निकालना है। इन दोनों कंसंट्रेशन का डिफरेंस लेना है 0.017 -0.0439 अपॉन 400 टाइम ड्यूरेशन लेना है, डिवाइड करना है, जो वैल्यू आएगी ये आया, और ये 600 सेकेंड की इंस्टेंटेनियस रेट होगी। ठीक है, यहां देखना 600 का कोई भी इन्वॉल्वमेंट डायरेक्ट नहीं है, जिसका मतलब जिस टाइम पर पूछेंगे उससे इधर उधर की वैल्यू ले लो। अब क्या करना है कि मान लीजिए आपको यहां पर ये डेटा दिया ही नहीं है, 400 भी नहीं है, 800 भी नहीं है, और ये भी डेटा, ये सब कुछ नहीं मिल रहा है आपको। तो क्या करना है, देखना क्वेश्चन में क्या इन्होंने टेंजेंट दिया है, इसका स्लोप का एंगल दिया है, स्लोप का एंगल दिया हो तो सीधे सीधे tan थीटा निकाल लेना, जो आएगा वही वैल्यू आपकी हो जाएगी इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन एट 600। ठीक है, अब आप कहोगे कि यहाँ पर हम ये इस तरीके से क्यों कर रहे हैं, यहाँ से स्लैंड ये जो टेंजेंट लाइन लेकर के ये सारा काम कर रहे हैं, तो क्यों है, तो इसके लिए भैया थोड़ा सा मैथ वाले जो बच्चे होंगे उनको क्लियर होगा कि किस टाइप से हम ग्राफ का यूज करके जो है इंस्टेंटेनियस रेट निकालते हैं, टेंजेंट लाइन क्यों लेते हैं। ठीक है, स्लैंट लाइन जो होती है वो मैथ का टॉपिक है, वहाँ पर आप पढ़ सकते हैं अच्छे से, एक्चुअल में कैलकुलस का टॉपिक है, वहाँ से आप इसको समझ सकते हैं। नहीं तो जो दूसरे बायो के हैं और नॉर्मल में अगर आपको काम करना है तो आपको इस तरीके से जो बताया ऐसे आपका काम हो जाएगा। ठीक है, अगला हमारा हो जाएगा, यहाँ तक तो हमने जो अभी तक डिस्कस किया है, ये हमने जो हमारा डिस्कशन था ये था कि हमें स्पीड निकालनी है और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के टर्म में। ठीक है, तो वो हमने एक देखा एवरेज और एक टाइप देखा हमने इंस्टेंटेनियस। अब हमारा आता है कि रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ अपीयरेंस, दूसरा जो तरीका है स्पीड निकालने का, दूसरा तरीका जो स्पीड निकालने का है, दूसरा हमारा जो तरीका है स्पीड निकालने का, उसको अगर हम देखें तो वो है अपीयरेंस एंड डिसअपीयरेंस के टर्म में। ऊपर वाला अलग तरीका था, ये अलग तरीका है। तो चलिए इसमें देखते हैं क्या है कि देखो किसी भी केमिकल रिएक्शन में जिसमें दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट होंगे और प्रोडक्ट होंगे, तो उसमें स्पीड जो है अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस की अलग अलग हो सकती है। देखो क्या लिखा है, इन एनी केमिकल रिएक्शन विच हैज टू आर मोर देन टू रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट मे हैव डिफरेंट रेट ऑफ डिसअपीयरेंस एंड अपीयरेंस। जैसे समझो, इस बात को मैं यहाँ एग्जांपल से समझें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक इक्वेशन है N2 + 3H2 गिव आउट 2NH3, ये है इक्वेशन है। ठीक है, अब जरा ये बताओ, 1 मोल N2, ये इक्वेशन क्या बता रहा है, कह रहा है कि 1 मोल N2 जब तक खत्म होगा तब तक 3 मोल हाइड्रोजन के डिसअपियर हो जाएंगे। मींस 1 मोल N2 मींस 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन कंज्यूम, ये 2 3 2 जा 6 ग्राम हाइड्रोजन, मतलब 28 ग्राम नाइट्रोजन जब खत्म होगी तो वो 6 ग्राम हाइड्रोजन को अपने साथ यूज करेगी। ये तो ग्राम में हो गया, मोलर मास में। अगर मैं इसमें मोल की बात करूं तो 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन को कंज्यूम कर रही है।
तो जरा मुझे आप बताइए कि किसकी स्पीड ज्यादा है। भाई जब तक ये 1 मोल टूट रहा है तब तक ये 3 मोल टूट जा रहा है, मतलब इसका 1 मोल जब तक प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है तब तक इसका 3 मोल टूट के प्रोडक्ट में चला गया, तो इसकी स्पीड तो ज्यादा हुई ना, 3 टाइम्स देन N2। नाइट्रोजन की हाइड्रोजन के टूटने की जो स्पीड है वो नाइट्रोजन से 3 गुना ज्यादा है। और अमोनिया के बनने की दर कितना है जी, 2 गुना बनने की है, 2 टाइम्स बनने की स्पीड है इसकी। मतलब किसके, नाइट्रोजन के रिस्पेक्ट में। नाइट्रोजन के रिस्पेक्ट में हाइड्रोजन के टूटने की स्पीड 3 गुना है, अमोनिया के बनने की स्पीड 2 गुना है। तो क्या सभी जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हैं, क्या इनके टूटने और बनने की स्पीड सेम है? नहीं है, तो बिल्कुल ही नहीं। इन दोनों के डिसअपियरेंस, ये दोनों डिसअपियर हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, और ये अपियरेंस, इसका मतलब ये बन रहे हैं। तो यहीं पर इस लाइन का कहने का मतलब है कि किसी केमिकल रिएक्शन में, अब इस लाइन को देखना, इससे कंपेयर करना, कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जहां पर एक से ज्यादा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हो, उनके अपीयरेंस या डिसअपियरेंस, इन दोनों का डिसअपियरेंस, इनका अपीयरेंस की रेट जो होती है वो अलग अलग हो सकती है। तो भैया अब जब एक ही रिएक्शन में जिसमें कई सारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बन रहे हैं, ठीक है, अगर एक ही होता, रिएक्टेंट केवल अकेला होता, प्रोडक्ट में चेंज होता, तो कोई बात नहीं थी, लेकिन यहां तो कई सारे हैं। तो किसकी स्पीड को आप रेट ऑफ रिएक्शन मानोगे? इसके डिसअपियरेंस होने की स्पीड, या इसके, किसका मानोगे आप? अकेला होता तो कोई बात नहीं। तो यहां पर हमने क्या कहा, यहां पर ऐसी सिचुएशन के लिए जब कई रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की बात आ जाती है तो हम डिसअपियरेंस और अपीयरेंस की कंडीशन में आते हैं। अब यहां पर क्या करेंगे, जो सबसे स्लोएस्ट रेट जो स्टेप होगा, जिसका मतलब देखो क्या करें, एंड द रेट ऑफ अ रिएक्शन इज डिपेंड ऑन द स्लोएस्ट रेट ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। मतलब ऐसी सिचुएशन में उस पूरी केमिकल रिएक्शन की जो स्पीड मानी जाएगी वो उस वाले रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की स्पीड होगी जो सबसे स्लो रेट से टूट रहा होगा। जो बहुत हाई स्पीड से टूट रहा होगा उसके रिस्पेक्ट में नहीं बात करोगे आप, जो सबसे स्लो स्पीड से टूट रहा होगा उसके टर्म में ही पूरी रेट ऑफ रिएक्शन डिसाइड होगी। जैसे समझो, इन तीनों में, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और अमोनिया में, इन तीनों में अगर मैं बात करूं तो सबसे स्लो स्पीड से टूटने की क्या स्पीड किसकी है भैया? 1 मोल टूट रहा है, उतने समय में 3 मोल टूट रहा है, उतने समय में 2 मोल बन रहा है। तो ये 2 मोल बनने की स्पीड है, उसी समय में ये 3 मोल टूटने की स्पीड है, और सबसे स्लो स्पीड टूटने की नाइट्रोजन की है। इसका मतलब ऐसी सिचुएशन में जब आपसे पूछा जाएगा कि स्पीड बताइए इस रिएक्शन का, तो आप कहोगे जी जो सबसे स्लो रेट से टूटने वाला रिएक्टेंट है यहाँ के केस में, तो इसी के टर्म में रेट ऑफ रिएक्शन को हम बताएंगे, इनके टर्म में नहीं बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन को डिसाइड करने वाला फैक्टर कौन होगा? ये होगा, यही होगा रेट डिसाइडिंग फैक्टर, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल है, रिले रेस होता है, उसमें ओलंपिक में एक रेस होती है जिसमें क्या होता है कि पूरी रनिंग कोर्ट में जो होता है ना, वहाँ पर दूर दूर पे ऐसे उनके फील्ड खड़े होते हैं, तो रनिंग करने वाले, तो जैसे एक कुछ लेके जाता है दूसरे को देता है, दूसरी वाली टीम तेजी से वहाँ जो खड़ा होता है वो दौड़ता है, फिर अगले वाले को देता है। तो कोई टीम जीतेगी मैच या नहीं, वो डिसाइड होता है कि उसमें जितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनमें से अगर कोई बहुत स्पीड से कम कम स्पीड से दौड़ रहा है, मतलब सबसे स्लो स्पीड से जो दौड़ने वाला है, वही डिसाइड करेगा कि वो टीम जीतेगी या नहीं। भाई अगर 3 लोग दौड़ने वाले हैं, एक पूरी राउंड लगाना है, और तीनों ही बहुत हाई स्पीड से दौड़ रहे हैं, ठीक है, तो आराम से जीत जाएंगे। लेकिन समझो दो तो बहुत हाई स्पीड से दौड़ लगाए और जो लास्ट तीसरा वाला है वो बहुत स्लो हो गया, इसका मतलब उस टीम के जीतने के चांस जो है वो डिसाइड कर दिया उस सबसे स्लो रेट से स्पीड से दौड़ने वाले ने। तो यहां पर भी यही हो रहा है कि 3 लोग हैं, इन तीनों की स्पीड, रेस लगी है, इसके टूटने की स्पीड कम है, इसके टूटने की स्पीड बहुत ज्यादा है, इसके टूटने की स्पीड इस वाले से तो डबल है। तो भाई रेट ऑफ रिएक्शन जो कंप्लीट होगी, सेम उसी लॉजिक से हम कहेंगे रेट को डिसाइडिंग फैक्टर हम इसको लेंगे, इसी की स्पीड, ब्रेक होने की, टूटने की स्पीड को ही हम इस पूरी रिएक्शन की स्पीड मानेंगे। इन दोनों के नहीं, हाँ इन दोनों को इसके रिस्पेक्ट में हम बात कर लेंगे, लेकिन अभी देखना क्या करेंगे। तो यहां पर हमें सीधे सीधे लिखना है कि इस समय जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी, हम यहां लिखेंगे रेट इक्वल टू डिसअपियरेंस ऑफ डेल्टा N2 अपॉन डेल्टा टी, माइनस साइन लगा देंगे। क्यों? क्योंकि ये टूट रहा है, डिसअपियर हो रहा है,
तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होगी उस रिएक्शन की स्पीड हो जाएगी नाइट्रोजन के डिसअपेरेंस के रेट टर्म में। तो यही डिसाइडिंग फैक्टर है। बात क्लियर? अब हम क्या करें, हाँ ये देख सकते हैं कि ये हाइड्रोजन इससे कितने स्पीड में टूट रहा है, 3 गुना। अच्छा एक काम करें कि अगर हम हाइड्रोजन के टूटने की स्पीड का 1/3 कर दें, जरा सोचना, डेल्टा H2 अपान डेल्टा टी, हाइड्रोजन के टूटने की स्पीड नाइट्रोजन से 3 गुना थी, तो हम 1/3 कर दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये किसके बराबर हो जाएगा, नाइट्रोजन के टूटने की स्पीड के बराबर हो जाएगा। बोलो भाई, हाइड्रोजन के टूटने की स्पीड नाइट्रोजन से 3 गुना ज्यादा थी, तो 3 गुना डिवाइड कर लो, कम कर दो हाइड्रोजन को, तो 1/3 कर दोगे, तो इसका मतलब नाइट्रोजन की स्पीड के बराबर हो जाएगा। ठीक है। और इसी तरीके से अगर हम अमोनिया के बनने की जो स्पीड है वो नाइट्रोजन के टूटने की स्पीड का डबल है, तो अमोनिया के बनने की स्पीड का हम 1/2 कर दें, आधा ले लें, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 1/2 अमोनिया के बनने की स्पीड ये। तो इस टाइप से हम दिखा सकते हैं इनमें आपस में रिलेशन, मींस रेट डिसाइडिंग फैक्टर ये होगा। ठीक है। इसके रिस्पेक्ट में हमने हाइड्रोजन का भी दिखा दिया और अमोनिया का भी दिखा दिया। अब आपसे कोई कहे कि रेट क्या है तो जरा बताओ, तो इसी को आप कह सकते हो रेट ऑफ रिएक्शन। ये हो जाएगी रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू माइनस डेल्टा N2 अपॉन डेल्टा टी, या इक्वल टू -1/3 डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा टी, इक्वल टू 1/2 डेल्टा NH3 अपॉन डेल्टा टी। यहाँ प्लस साइन रहेगा क्योंकि ये प्रोडक्ट बन रहा है। तो इस तरीके से आप रेट ऑफ रिएक्शन को दिखा सकते हो। आपसे कोई कहे क्वेश्चन में कि रेट ऑफ रिएक्शन बताओ नाइट्रोजन के टर्म में, तो डेल्टा N2 अपॉन डेल्टा टी ये करोगे माइनस लगाकर। आपसे पूछे कोई कि चलिए इस रिएक्शन की रेट बताओ, किसके टर्म में दिया जाए, नाइट्रोजन के टर्म में देना चाहिए, हाइड्रोजन या अमोनिया, तो आप कहोगे नहीं जी नाइट्रोजन के टर्म में देना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये सबसे स्लोएस्ट स्टेप है, यही स्पीड सबसे स्लो स्पीड से टूट रही है और यही डिसाइडिंग फैक्टर है। ठीक है। अब अगर आपसे कोई कहे नहीं जी मुझे तो रेट ऑफ रिएक्शन को हाइड्रोजन के डिसअपेरेंस के टर्म में पूछना है, ये बताओ, रेट ऑफ रिएक्शन को मैं पूछ रहा हूं कि आपको हाइड्रोजन के टर्म में बताना है, तो क्या करोगे आप? अब पूछ रहे हैं मीन्स आपके हाइड्रोजन के डिसअपेरेंस के टर्म में पूछ रहे हैं, माइनस डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा टी के टर्म में पूछ रहे हैं। तो यहां से देख लो, अगर हाइड्रोजन के डिसअपेरेंस के टर्म में पूछोगे तो नाइट्रोजन के टूटने की दर का क्या कर दो, 3 गुना कर दो, तो सीधे सीधे हो जाएगा 3 इंटू डेल्टा NO2 अपॉन डेल्टा टी। मतलब अगर रेट ऑफ रिएक्शन उन्होंने कह ही दिया कि नहीं जी हमें रेट ऑफ रिएक्शन को हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में बताना है कि हाइड्रोजन कितनी स्पीड से टूट रहा है, उसके रिस्पेक्ट में रेट ऑफ रिएक्शन बतानी है। ठीक है। तो हाइड्रोजन की जो टूटने की दर है डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा टी, दिस इज द डिसअपियरेंस रेट ऑफ हाइड्रोजन, ये क्या होगा, नाइट्रोजन का 3 गुना कर दो। ठीक है। और अमोनिया की कंडीशन में क्या आएगी, सीधे सीधे हो जाएगी 3/2 डेल्टा NH3 अपॉन डेल्टा टी। इसका मतलब आपसे कोई पूछे कि चलिए जी हाइड्रोजन के टूटने की स्पीड बताओ, किस रेट से हाइड्रोजन टूट रहा है, तो आप हो जाएगा 3 गुना नाइट्रोजन की स्पीड से या 3/2 अमोनिया के टूट बनने की स्पीड से। किसी के भी इसमें टूटने की स्पीड नहीं, जैसे कोई पूछ ले चलो अमोनिया के बनने की स्पीड बताओ, बनने की दर, व्हाट इज द रेट ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया, मीन्स NH3 पॉइंट डेल्टा टी, डेल्टा NH3 पॉइंट डेल्टा टी पूछ रहे हैं, तो सीधे सीधे इधर मल्टीप्लाई कर लेना, यहाँ 2 अमोनिया का हो जाएगा, 2 नाइट्रोजन के टूटने की दर या 2/3 हाइड्रोजन के टूटने की दर। तो इस तरीके से आप रिएक्शन में किसी के भी डिसअपियरेंस या अपीयरेंस की रेट पूछ सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन पूछ सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को इन सब के रिस्पेक्ट में पूछ सकते हैं। 3 बातें यहां पर आएंगी, ध्यान रखना। तो ये चीजें मैंने आपको समझा दिया, ये हो गया हमारा फटाफट टॉपिक। जैसे यहाँ पर अगर आपसे कोई कहे, एक क्वेश्चन है कि इस वाले क्वेश्चन में आपको एवरेज रेट बताना है जी, एवरेज रेट ही यहाँ पर पूछ रहे हैं, ये वाला देखना, ये इक्वेशन है 2N2O5 4NO2 प्लस O2। तो इसमें जरा बताओ कि रेट ऑफ रिएक्शन के लिए डिसाइडिंग फैक्टर कौन है,
N2O5 से ये बन रहा है, इसमें रेट ऑफ रिएक्शन मैं पूछूं कि बताओ इसमें रेट ऑफ रिएक्शन, इस इक्वेशन में रेट ऑफ रिएक्शन को डिसाइड करने वाला कौन सा रिएक्टेंट या प्रोडक्ट है, तो आप देखो इसके टूटने की दर भैया कितनी है, 2 गुना। जब तक ये 2 गुना स्पीड से टूट रहा है और ये 4 गुना स्पीड से बन रहा है और ये 1 टाइम है, इसका मतलब सबसे कम स्पीड से यहां पर बनने वाला कौन है, ऑक्सीजन है। तो रेट डिसाइडिंग फैक्टर ये हो गया, इसका मतलब इस रिएक्शन की जो रेट होगी, रेट ऑफ रिएक्शन जो होगी यहां पर, वो क्या क्या हो जाएगी, सीधे डेल्टा O2 प्रिपरेशन की दर है ना, तो प्लस साइन हो जाएगा अपान डेल्टा टी, ये होगी इसकी रेट ऑफ रिएक्शन को डिसाइड करने वाला। अब आपसे पूछें कि चलिए बताइए कि सारी सबके टर्म में रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, तो क्या कर दो भैया, अब जब ये डिसाइडिंग फैक्टर हो गई तो इसी के रिस्पेक्ट में सबका बताना है। इसके रिस्पेक्ट में NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड 4 गुना बन रहा है, तो इसका मतलब 1/4 कर दो, इसका मतलब यहां लिखोगे 1/4 डेल्टा NO2 बाई डेल्टा टी, ये हो जाएगा। या आप अमोनिया N2O5 के टर्म में बात कर रहे हैं तो यहां पर 1/2 माइनस लगा दोगे क्योंकि ये टूट रहा है, तो यहां हो जाएगा N2O5 डेल्टा N2O5 1 डेल्टा टी। तो इस तरीके से रेट, पहले तो रेट को पकड़ना, रेट बताने वाला कौन है, फिर उसी के टर्म में सबका रिस्पेक्ट बता देना। भाई देखो ये जब डिसाइड कर रहा है तो इसके रिस्पेक्ट में इसका देखो तो 1/4 करना पड़ेगा, इसका 1/2 करना पड़ेगा। तो ये सभी की रेट ऑफ रिएक्शन को इस तरीके से आप दिखा सकते हो। अब इसमें से पूछ लें कि चलो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के बनने की स्पीड बताओ, तो डेल्टा NO2 अपॉन डेल्टा टी पूछ रहे हैं, तो सीधे सीधे 4 इंटू डेल्टा O2 अपॉन डेल्टा टी कर देना, या इसके रिस्पेक्ट में देख लेना। ठीक, जरा देखना क्वेश्चन में पूछा क्या है यहाँ पे। तो पूछ रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन, डिसाइड कर दिया हमने, ये इक्वेशन बना दिया। अब इक्वेशन बनाने के बाद ये पूछ रहे हैं NO2 के रिस्पेक्ट में, तो रेट ऑफ रिएक्शन 1/4 सीधे सीधे हो जाएगा। आप यहाँ पर क्वेश्चन कर सकते हो, बिल्कुल आसान है, लॉजिक क्लियर हो जाएगा तो आप कुछ भी इसमें से निकाल सकते हो। अगला हमारा टॉपिक आ जाते हैं हम। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछते हैं, बोर्ड में आपसे दे देते हैं कि इक्वेशन दे देंगे, कहेंगे इस इक्वेशन की रेट ऑफ रिएक्शन बताओ क्या होगी, कौन सा जो है रिएक्टेंट या प्रोडक्ट रेट ऑफ रिएक्शन को डिसाइड करेगा वो दिखाओ, या किसी के अपीयरेंस की रेट बताओ, डिसअपीयरेंस की रेट बताओ, इसका इक्वेशन बनाओ, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। अब अगला आ जाओ, हमारा तीसरा तरीका है रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रेट लॉ। अब देखना अभी तक हमने क्या पढ़ा था, अभी तक जो हमने पढ़ा था कि किसी रिएक्शन की स्पीड बताना था तो हमने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के टर्म में बात किया था, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के टर्म में बात किया था, फिर हमने अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस के टर्म में बात किया जब कई सारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एक साथ आ रहे हैं और कोई स्पीड धीरे से टूट रहा है, कोई ज़्यादा तेजी से टूट रहा है, तो फिर क्या करेंगे, तो सबसे स्लो स्पीड वाला लेंगे। यहां पर हम कह रहे हैं कि एक और तरीका हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन डिसाइड करने का है, वो ये है कि आप केवल रिएक्टेंट के बारे में ही बात करोगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक रिएक्टेंट ए है, एक रिएक्टेंट बी है और प्रोडक्ट बन रहा है हमारे पास सी, ठीक, तो आप इन्हीं के बारे में बात करेंगे, प्रोडक्ट के बारे में बात नहीं करना है। एक तरीका यह भी है कि रेट ऑफ रिएक्शन को डिसाइड करने के लिए जब हम केवल रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर ही बात करेंगे, प्रोडक्ट की तरफ नहीं देखेंगे, तो अब जो हमारा तरीका होगा इसी को हम कहते हैं रेट लॉ। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सभी में अंतर आपको क्लियर होना चाहिए कि क्या लॉजिक है उसके पीछे। पहले वाला क्या था, पहले वाले में रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन के टर्म में जब हम निकाल रहे थे ना, तो उसमें रिएक्टेंट का भी देख रहे थे, प्रोडक्ट का भी देख रहे थे, लेकिन अब वाले में केवल रिएक्टेंट का देखेंगे, प्रोडक्ट की बात नहीं चलेगी। जब प्रोडक्ट की बात नहीं करेंगे तो इस वाले इक्वेशन को, इस कंसेप्ट को हम बोलते हैं रेट लॉ। रेट लॉ में क्या है, ये एक थ्योरेटिकल लॉजिक है, एक तरीके से आपका देखा जाए तो ये जिसे कहते हैं नेचर का नियम है, दिस इज द नेचर ऑफ लॉ, सॉरी लॉ ऑफ नेचर, ठीक है। तो यहां पर आपका हो जाएगा कि ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि किसी भी रिएक्शन की जो स्पीड होती है उसकी जो रेट होती है या स्पीड, अगर हम बात करें रेट, वो प्रोपोर्शनल होती है। नेचर में देखा गया कि कोई भी रिएक्शन हो रही है, उस रिएक्शन की जो स्पीड होती है वो हमेशा रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, एक्टिव मास मीन्स हो जाएगा मोल पर लीटर कंसंट्रेशन, जो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है रिएक्शन में उसका मोल पर लीटर कंसंट्रेशन क्या है, इनटू एक्टिव मास ऑफ बी रिएक्टेंट, ठीक है। इसके ऊपर एक सर्टेन पावर एक्स
एंड इसके ऊपर एक सर्टेन पावर y, x और y क्या है ये आप ऐसे नहीं बता सकते, आप इसको एक्सपेरिमेंट करके ही डिसाइड कर सकते हो कि जो इस रिएक्शन की स्पीड है वो रिएक्टेंट A के कंसंट्रेशन के किस पावर पर डिपेंड कर रही है। अभी नहीं क्लियर है कितना है तो हमने x रख दिया। ये कैसे डिसाइड करोगे, ये एक्सपेरिमेंट करके डिसाइड हो सकता है और कोई तरीका नहीं है। ऐसे ही रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो रिएक्टेंट बी के मोलर कंसंट्रेशन मींस एक्टिव मास मींस मोल पर लीटर, जो एक्टिव मास है मोल पर लीटर के कितने पावर पर डिपेंड कर रहा है, तो यहां हमने उसे y मान लिया। तो अगर आप ऐसे लिख रहे हो तो इसी रिप्रेजेंटेशन को हम रेट लॉ कहते हैं। एक्चुअल में ये नेचर का रूल है, ये प्रैक्टिकली देखा गया कि किसी भी रिएक्शन में, कोई भी रिएक्शन हो, उसकी स्पीड हमेशा रिएक्टेंट और रिएक्टेंट साइड के कंसंट्रेशन के एक्टिव मास कंसंट्रेशन मींस मोल पर लीटर कंसंट्रेशन के सर्टेन पावर पर डिपेंड करती है। ठीक है, यहां से अगर आप इस रेट हटाओगे प्रोपोर्शनली तो एक कांस्टेंट आएगा, इसे आप बोलेंगे रेट कांस्टेंट। यहाँ एक्टिव मास इसका x और ये वाले b का हो जाएगा y, और x और y का जो सम होता है, x को क्या कहते हैं, x इज अ ऑर्डर ऑफ रिएक्टेंट। इस रिएक्टेंट के किस पावर पर डिपेंड कर रहा है स्पीड, दैट इज द ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्टेंट, मतलब वही उस रिएक्टेंट का ऑर्डर कहा जाता है। बी का ऑर्डर y है, ए का ऑर्डर x है। अब इन दोनों का अगर हम x और y को एक साथ ऐड कर लेंगे तो इसी को बोलते हैं ओवरऑल ऑर्डर, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। किसी रिएक्शन की ऑर्डर क्या है ये पता चलता है। तो किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर अगर आपसे पूछा जाए तो आप कहोगे भैया कि रिएक्टेंट के दोनों जो भी जितने तीन हो तो जेड भी यूज कर लेना, उसमें जितने भी रिएक्टेंट है उन सब के कंसंट्रेशन की वो सर्टेन पावर जिस पर रिएक्शन की रेट डिपेंड कर रही है, उन सब के सम आपको हम एक साथ जब देते हैं तो कहते हैं दिस इज द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो यहां से एक कॉन्सेप्ट आपको और क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज द लॉजिकल मीनिंग ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर क्या है, ठीक है, तो ऑर्डर यही एक्स एंड वाई। अब ये एक्स एंड वाई किसके बराबर हो सकता है जी, ये बात हम करेंगे। क्या एक्स और वाई, मान लीजिए यहां पर एक हमारे पास ये ए है और यहां पर इसका मोलर कंसंट्रेशन बी है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट सपोज दैट ए और बी हैं, तो क्या एक्स और वाई ए और बी के बराबर होगा जी? हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। एक्स बराबर ए भी हो सकता है, वाई इक्वल टू बी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ठीक है जी, दोनों बातें हो सकती हैं। कैसे पता चलेगा? एक्सपेरिमेंट से करके देखेंगे। अगर होगा तो हम सीधे कह देंगे कि यहां पर इस रिएक्शन की जो ऑर्डर है वो रिएक्टेंट के स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के समाप के बराबर है। ठीक है, तो अगर ऐसा होगा तो आप कहोगे जी भी मैक्सिमम ऑर्डर में जा रही है रिएक्शन। ठीक है, अब मान लीजिए कि x बराबर a, y इक्वल टू ए भी है, x नॉट इक्वल टू ए, वाई नॉट इक्वल टू बी होगा, या x सीधे सीधे हो जाए, यहां पर x इक्वल टू 0 हो जाए, y इक्वल टू 0 भी हो सकती है, या कोई फ्रैक्शन वैल्यू भी हो सकती है। x यहां पर हाफ भी हो सकती है, y भी हाफ हो सकती है, 3/2 भी हो सकती है, यहां पर ये 3/2, ये 5/2 हो सकती है, इस तरीके से 7/2, इस तरीके से कोई फ्रैक्शनल वैल्यू भी हो सकती है x और y के मान, या 0 भी हो सकती है, या स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के बराबर हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि आपके रिएक्शन की नेचर क्या है, वो एक्सपेरिमेंटली डिसाइड करते हो आप। तो जैसे ही यहां पर ये ऑर्डर की वैल्यू आती है, 0 ऑर्डर आएगा, अगर मान लीजिए एक्स एंड वाई 0 है तो पूरी रिएक्शन को कहोगे 0 ऑर्डर की रिएक्शन है। अगर एक्स वाई की वैल्यू यहां पर हो जाएगा 1 आ रहा है दोनों को मिला करके, तो कहोगे भैया पूरी ओवरऑल रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की है, 2 आ रहा है तो कहोगे सेकेंड ऑर्डर की है, 3 आ रहा है तो कहोगे थर्ड ऑर्डर की है। तो इस तरीके से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोली जाती है। तो केमिस्ट्री में क्या करते हैं, जब हम केमिकल काइनेटिक्स मींस हम फिजिकल केमिस्ट्री की बात करते हैं, वहां पर जब हम केमिकल रिएक्शन को बाइफरकेट करते हैं तो हम ऑर्डर के बेसिस पे करते हैं। जैसे केमिस्ट्री में, फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ोगे तो आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि रिएक्शन की कितने तरह की होती हैं, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बहुत सारे तरह तरह के आप नाम देते हो। अगर उसी तरीके से यहाँ पर हम कैटेगरी डिसाइड करें तो हम बात करेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर, 0 ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, इस टाइप से हम नाम देंगे। फोर्थ ऑर्डर में भी जाएगा, मतलब फ्रैक्शनल भी जाएगा। ठीक है, तो बात कुछ क्लियर हो, आई थिंक कोशिश मैंने किया कि आपको बात कुछ समझ में आए।
जैसे यहाँ पर हमने लिख रखा है बहुत सारी बातें यहाँ पर, जैसे रेट लॉ ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन, इस रिएक्शन की रेट लॉ बताना है। इन देखना हाइड्रोजन आयोडाइड को ब्रेकिंग दिखा रहे हैं, मींस इन द प्रेजेंस ऑफ एच न्यू, मींस लाइट की प्रेजेंस में इसको जब हम ब्रेक करेंगे तो इसका जो रेट लॉ लिखा जाएगा, रेट इज प्रोपोर्शनल टू एच आई की सर्टेन पावर एक्स। अब एक्स की वैल्यू यहाँ 2 भी हो सकती है, 2 से कम हो सकती है, 0 भी हो सकती है। इट डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन, मींस नेचर ऑफ द रिएक्शन, कंडीशन पर डिपेंड कर रहा है, वो प्रैक्टिकली चेक करेंगे। ऐसे इसका देखोगे, देखो प्रोडक्ट के बारे में कुछ नहीं बात कर रहे हैं, यहाँ सारा रिएक्टेंट की बात की जा रही है। H2O2 के यहाँ पर सीधे पावर x लगा दो। अब x हो सकता है स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 के बराबर हो, अगर है तो मैक्सिमम ऑर्डर में जाएगा, नहीं भी हो सकता है, x0 भी हो सकता है। मतलब 2 पे इसके मोलर कंसंट्रेशन का जो है, जो एक तरीके से मैं बात करूं स्टोइकियोमेट्रिक वैल्यू है, उस पर डिपेंड ही नहीं करेगी, हो सकता है, नेचर है। ऐसे बहुत सारी रिएक्शन मैंने लिखी, इन सभी रिएक्शन का आप ऑर्डर के फॉर्म में मींस रेट लॉ लिख सकते हैं। ये सारा हमने इन सभी रिएक्शन का रेट लॉ लिखा हुआ है, ठीक है जी। ये सारा देखिए रेट लॉ। मान लीजिए यहाँ पर एक रिएक्शन और मैंने लिया, देखो ये वाला थोड़ा सा अलग है, इसमें ब्रोमीन है, ब्रोमीन ऑक्साइड है यहाँ पर, ठीक है। बोराइड कंडीशन में एक तरीके से मैं बात कर रहा हूँ, हाइड्रोजन है H+AbAr2, इस तरीके से रिएक्शन प्रोडक्ट बन रहा है। तो इसमें देखो कितने रिएक्टेंट है भैया, 3 है। तो इसकी रेट लॉ लिखोगे जब, तो यहाँ पर Br की पावर x, BrO3 माइनस की पावर y एंड s की पावर हो जाएगा z। अब आप x, y और z की वैल्यू हो सकता है 5 हो सकता है 1 हो, इसका हो सकता है 6 के बराबर हो, या नहीं भी होगा, डिपेंड ऑन द कंडीशन। तो x एंड y और z को हम क्रमशः क्या बोलेंगे, x इज द ऑर्डर ऑफ Br माइनस, y इज द ऑर्डर ऑफ BrO3 माइनस एंड z इज द ऑर्डर ऑफ H प्लस। एंड x, y और z इन तीनों का जब सम लोगे तो दिस इज द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हो गया। अब देखने यहाँ पर एच आई का जो ब्रैकेट में लिख रहे हैं, मतलब हमारा एक्टिव मास का कंसंट्रेशन है, मैंने आपको पहले ही बता दिया मोलर कंसंट्रेशन होता है, ठीक है। एक्स में भी देखो मैंने लिखा पावर एक्स में भी इक्वल टू 0, ये 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, और एनी फ्रैक्शनल नंबर भी हो सकता है। फ्रैक्शनल नंबर में क्या क्या हो सकता है, जैसे 1/2 भी हो सकता है, 1/3 भी हो सकता है, 3/2 भी हो सकता है, 5/2 हो सकता है, 7/2 भी हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है। इस तरीके से ये वैल्यू इस तरीके से हो सकती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए अब कह रहे हैं कि चलिए हम x एंड y की वैल्यू को डिसाइड करके चेक करते हैं इस वाले इक्वेशन में, जैसे H2+I2 इक्वल टू 2HI, दिस इज द प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड। तो हाइड्रोजन आयोडाइड के प्रिपरेशन की स्पीड में हम देखते हैं कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ H2 एंड I2 और H2 का ऑर्डर क्या है और रिएक्शन की ऑर्डर क्या है। तो इसका पहले रेट लॉ लिखो, रेट लॉ, रेट इज प्रोपोर्शनल टू H2 की पावर x एंड y I2 की पावर y, इस तरीके से। तो x एंड y हो जाएगा यहाँ पर। तो अब क्या करते हैं हम, यहाँ देखना x प्लस वाई को अगर हम एक साथ ऐड करेंगे तो बोलेंगे दिस इज द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। ये बातें हमने आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। एक एग्जाम्पल करते हैं, थोड़ा सा इससे क्लियर होगा, ठीक है। ये बोर्ड में आपसे पूछा जाता है, आपकी बोर्ड एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है। अब देखते हैं इसमें हम कैसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसके निकालेंगे। तो पहले तो हमारे पास एक इक्वेशन है 2NO + O2 गिव्स आउट 2NO2। पहले तो सीधी सीधी बात इसकी आप लिख दो रेट लॉ। रेट लॉ जब हम लिखेंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे, रेट इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल, सीधे लिखो यहाँ पर, रेट प्रोपोर्शनल टू द NO रिएक्टेंट का एक्टिव मास x एंड प्रोडक्ट O2 रिएक्टेंट जो O2 की पावर y। इसका रेट लॉ तो यही होगा भाई, प्रोडक्ट से तो कोई मतलब नहीं। चलिए ये हो गया हमारा रेट लॉ। इसको अगर और थोड़ा सा आप ओपन करेंगे तो रेट इक्वल टू हो जाएगा k NO की पावर x एंड O2 की पावर y, ऐसे लिख सकते हो, रेट कांस्टेंट। अब यहां पर इन्होंने क्या दिया, इन्होंने कहा कि इन 4 एक्सपेरिमेंट किया गया, 4 एक्सपेरिमेंटल डाटा यहां दिया गया है। पहले कह रहे हैं, इन्होंने कहा कि NO की कंसंट्रेशन, ये NO की कंसंट्रेशन है, उन्होंने कहा कि ये 0.30 है इनिशियल कंसंट्रेशन, और उसी समय O2 की कंसंट्रेशन भी बता रहे हैं 0.30 है। मतलब शुरू में NO और O2 की जो मोलर कंसंट्रेशन इन्होंने लिया 0.3 मोल पर लीटर, इसका भी 0.3 मोल पर लीटर, दोनों के सेम मोल ले लिया। ये आपके ऊपर डिपेंड है, आप कितना रिएक्शन में किसका कितना कितना मोल लेकर रिएक्शन करना चाह रहे हो। फिर उन्होंने देखा कि जब रेट ऑफ रिएक्शन हुई तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2
रेट ऑफ रिएक्शन जो देखने को मिली, मतलब ये वाला NO2 के बनने की जो स्पीड आ रही है वो 0.096 आ रही। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो हो रही है वो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 के बनने की जो स्पीड है वो चेक किया गया, तो 0.096 मोल पर लीटर पर सेकेंड, ये इतनी स्पीड से बन रहा है प्रोडक्ट। ठीक है, सेकेंड एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया इसमें, अब इन्होंने मोलर कंसंट्रेशन दूसरा सेटअप एक्सपेरिमेंट का था, इन्होंने NO का कंसंट्रेशन बढ़ाकर सीधे सीधे 60 पॉइंट इससे डबल कर दिया और इसको पहले के ही बराबर रखा। तो उन्होंने देखा यहां पर कि NO2 के बनने की स्पीड क्या है, तो NO2 के बनने की स्पीड आई 0.384 मोल पर लीटर पर सेकेंड। फिर तीसरे एक्सपेरिमेंट में फिर से इन्होंने क्या किया कि इसके कंसंट्रेशन को इनिशियल कंसंट्रेशन के बराबर रखा तीसरे सेटअप में, और O2 का कंसंट्रेशन पहले से डबल कर दिया। कभी दोनों का सेम रख रहे हैं, कभी एक का बढ़ा दिया, एक का फिक्स रखा, फिर अगली बार उसका फिक्स रख दिया, अगले वाले का बढ़ा दिया। इस तरीके से अलग अलग कंडीशन में इन्होंने रेट ऑफ रिएक्शन मींस प्रोडक्ट के बनने की स्पीड निकाल ली कि क्या प्रोडक्ट बन रहा है किस स्पीड से। तो ये सारे लास्ट वाले में देखो यहाँ पर दोनों का डबल कंसंट्रेशन इनिशियल से ले लिया और अब रेट ऑफ रिएक्शन देख लिया प्रोडक्ट की। तो ये एक्सपेरिमेंटल डेटा आपको मिल गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर फार्मूला हमने तो लिख ही दिया, रेट इक्वेशन हमने ऐसे लिख दिया, NOx O2 की पावर y है। अब यहाँ एक काम करना आपको, ये वाला डेटा इस पर अप्लाई कर दो सीधे सीधे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये है 0.3, इसी वाले का इक्वेशन बना दो, तो इसकी रेट प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा NOx O2 की y, यहाँ पर है। तो यहाँ से हो जाएगा रेट कितना लिखा गया भैया, इसकी रेट ये है, तो यहाँ सीधे सीधे लिख दो 0.096 प्रोपोर्शनल NO के कितना आ रहा है कंसंट्रेशन 0.3 की पावर x, और O2 का कितना है 0.3 की पावर y। ये बन गया एक पहला इक्वेशन। फिर इसी तरीके से आप दूसरा वाला नहीं है तीसरा वाला चेक कर लो। यहाँ पर मान लीजिए हमने ये तीसरा लिया, पहला और तीसरा, तीसरे का एक इक्वेशन बनाओ। ये पहले का इक्वेशन था, अब तीसरे का इक्वेशन बनेगा तो क्या क्या बनेगा, इसकी स्पीड जरा देखो कितना है 0.0192 प्रोपोर्शनल हो जाएगा। अभी यहाँ पर ये 0.3 की पावर x ही होगी और इसकी कितनी हो गई, डबल हो गई जी, तो यहाँ हो जाएगा 0.6 की पावर y। अब ये दो इक्वेशन मिले, इन दोनों को डिवाइड कर लो, x वाला कैंसिल हो जाएगा, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, जस्ट इसका डबल करेंगे तो 2 हो रहा है, ठीक है, इससे डिवाइड करेंगे तो सीधे 1/2 आया, और यहाँ पर क्या आएगा, ये है 0.3 और ये 0.6 है, तो इसमें भी 1/2 आया, तो ये इधर भी 1/2 आया, और यहाँ पर क्या आ रहा है y। तो इसका मतलब बेस सेम है तो y इक्वल टू क्या आएगा, सीधे सीधे यहाँ y इक्वल टू आ गया 1। ठीक, तो इस तरीके से आप डिसाइड कर सकते हो कि y की वैल्यू कैसे पता चलेगी एक्सपेरिमेंटल डेटा का हेल्प लेते हुए। तो देखना हमारा यहाँ पर y की वैल्यू 1 और x की वैल्यू भी ऐसे आप निकाल लेना, x की वैल्यू निकालेंगे तो 2 आएगी, और हमने पहले y की वैल्यू हमने निकाल ली थी तो y की वैल्यू 1 आ रही है, आप पहले x की वैल्यू निकाल लेना, x के लिए देख लेना कि किसको हम सुटेबल लेकर डिवाइड कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम बताएंगे कि इस रेट की रिएक्शन को, रेट ला जब हम लिखेंगे तो हमें ये पता चल के आया अब कि इस रिएक्शन के लिए जो रेट होगा, रेट इज इक्वल टू के रेट कांस्टेंट इंटू NO की सर्टेन पावर 2 पता चली और O2 की पावर 1 पता चली। ये इस रिएक्शन का रेट लॉ हो गया। ठीक है, ओवरऑल यहाँ पर ये 2 है और ये 1 है, इसका मतलब इसकी जो रेट है NO की सर्टेन ऑर्डर, NO का ऑर्डर कितना है, NO का ऑर्डर है 2, ऑक्सीजन का कितना है 1 है, तो ओवरऑल ऑर्डर क्या है, ओवरऑल ऑर्डर हो जाएगा 2 + 1, मतलब ये थर्ड ऑर्डर। तो पूरी रिएक्शन किस ऑर्डर की है, थर्ड ऑर्डर की है। तो इस टाइप से हम रिएक्शन को, केमिकल रिएक्शन को जो है कैटेगराइज करते हैं ऑर्डर और ये ऑर्डर के फॉर्म में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। इसी से रिलेटेड और सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं। देखो फाइनली आप रेट लॉ ऐसे लिखेंगे। हाँ, कभी कभी क्वेश्चन में के की वैल्यू पूछ लेते हैं, तो देखो क्या करो, पहले तो जब ऑर्डर आप डिसाइड कर लोगे तो यहाँ से रेट भी पता है, इनका ऑर्डर भी पता चल गया, तो यहाँ से रेट कांस्टेंट आसानी से आप निकाल सकते हो। ठीक, अगर मान लीजिए 0 ऑर्डर होगा तो सीधे सीधे ए के कंसंट्रेशन की पावर 0 हो जाएगी। कुछ ऐसी रिएक्शन है जिनके हमने यहाँ पर ऑर्डर के रूप में दिखा रखा है, सम ऐसी रिएक्शन है जिनमें कैटालिस्ट यूज होता है।
ठीक है, आपसे पूछते हैं कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन बताओ, तो ज़्यादातर जो कैटालिस्ट वाली रिएक्शन होती है ना, जिसमें कैटालिस्ट का यूज होता है ना, वो जीरो ऑर्डर में जाती हैं। जैसे यहाँ पर हमने कैटालिस्ट लिया गोल्ड, यहाँ पर लाइट है कैटालिस्ट के फॉर्म में, यहाँ प्लेटिनियम है, यहाँ प्लेटिनियम रॉड है, तो जहाँ पर इस तरीके से आपको मिले समझ लेना वो जीरो ऑर्डर है। मतलब वहाँ पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी है, कम है, ज़्यादा है, स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है, उससे कोई मतलब नहीं, उसकी अपनी स्पीड है, मस्त अपने हिसाब से होगी वो। तो वहाँ पर किसी भी तरीके से इनका जो है कंसंट्रेशन इफेक्ट नहीं करेगा, वो अपनी स्पीड से होंगे, नेचुरल स्पीड से होंगे, तो इसी को जीरो ऑर्डर बोलते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे। ऐसे फर्स्ट ऑर्डर की देखो मैंने यहाँ पर लिख रखी है। फर्स्ट ऑर्डर में क्या करना है आपको, कहीं पर अगर आपको देखेंगे, जैसे मान लो N2O5 ये आपकी बुक में ही है, ये वाला एग्जाम्पल तो याद ही कर लेना भैया, ये आपकी बुक में है, देखते ही समझ जाना, ठीक है जी, ये आपके एग्जाम्पल बुक का है। या कोई रेडियो एक्टिव डीके हो रहा है, हाइड्रोजनेशन हो रहा है, हाइड्रोजनेशन मतलब एथिलीन से हाइड्रोजनेशन करके इथेन बना दो, या कोई रेडियो एक्टिव डीके हो रहा है, जितने भी रेडियो एक्टिव डीके हैं आगे जब पढ़ोगे आप, जितने रेडियो एक्टिव डीके हैं सब फर्स्ट ऑर्डर में है, उनमें आप फर्स्ट ऑर्डर की रेट ऑफ रिएक्शन का ही कॉन्सेप्ट लगाओगे। तो ध्यान रखना जितनी रेडियो एक्टिव डीके होते हैं सब फर्स्ट ऑर्डर में जाती हैं, ठीक, नेचुरली फर्स्ट ऑर्डर में है वो सभी। यहाँ हमने कुछ लिखा है सेकेंड ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर का अभी ये वाला एग्जांपल, जैसे 2NO2 को ब्रेक हो जाएगा 2NO+O2। अभी यहाँ देखना, मैंने जो अभी क्वेश्चन हमने जो किया था उसमें हमने ये पढ़ा था कि N2NO, देखना गजब का है इक्वेशन है, 2NO+O2 गिव्स आउट NO2, ये जो आपने पढ़ा था अभी, ये आपकी आई थर्ड ऑर्डर इन दोनों का। लेकिन जब ये ब्रेक हो रहा है तो यही केवल है ना, अब तो रिएक्टेंट साइड में है ना, तो ये सेकेंड ऑर्डर में, यहां पर इसका 2 मींस रिएक्टेंट का जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो उसी के ऑर्डर के बराबर आ रहा है, मतलब सेम आ रहा है। तो इस स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को देखकर ही आप नहीं बता सकते हमेशा कि वही ऑर्डर होगा, नहीं जी ऐसा नहीं होगा। आगे बढ़ेंगे हम थर्ड ऑर्डर रिएक्शन में। देखना थर्ड ऑर्डर रिएक्शन में जो इक्वेशन हमने अभी जस्ट डिस्कस किया था, एक फोर्थ ऑर्डर है, यहाँ तक फोर्थ ऑर्डर तक आपसे नहीं पूछते, हम थर्ड ऑर्डर तक ही आपसे जाते हैं। लेकिन फोर्थ ऑर्डर में देखना पोटेशियम क्लोरेट है, इसको हीट करोगे तो पोटेशियम क्लोराइड, ये पोटेशियम क्लोराइड है, क्लोराइड, और ये है क्लोरेट। तो पोटेशियम क्लोराइड के 4 मॉलिक्यूल को हीट करोगे तो 3 मॉलिक्यूल के पोटेशियम क्लोराइड बनते हैं और KCl बनता है। और यहाँ पर सीधे सीधे जितने 4 हैं ना, सब के सब पूरा डिपेंड करता है 4 पर, मतलब यहाँ पर इसकी ऑर्डर फोर्थ ऑर्डर की रिएक्शन है, ठीक है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद हमारा आ गया रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट वही जो दिखाया था आपको, के को रेट कांस्टेंट बोलते हैं। इसकी यूनिट भी आपसे पूछ सकते हैं, अलग अलग ऑर्डर की रिएक्शन के लिए इसकी यूनिट अलग अलग आएगी, ठीक है जी। जैसे देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, ये आपका कॉम्पिटेटिव एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, एग्जाम का है, आपके लेवल का नहीं है, तो इसे मैं स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें आप सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर हमने XY ऑर्डर दिखाया था कैसे है, कितने ऑर्डर पे आ रही है, यहाँ पर एक है 0 है, टोटल सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन थी ये आपकी बोर्ड का ही बुक का ही क्वेश्चन है, इसमें भी ऑर्डर आप निकाल सकते हो। ये क्वेश्चन नंबर आपका एक्सरसाइज से मैंने लिया है, तो ये वाले भी क्वेश्चन सेम उसी कॉन्सेप्ट पर हैं। हाँ यहाँ देखेंगे रेट कांस्टेंट की यूनिट, रेट कांस्टेंट की यूनिट निकालना है तो सीधे सीधे फॉर्मूला याद करो, 1 अपॉन टाइम इंटू कंसंट्रेशन की 1 पावर 1 माइनस n। यहाँ पर n क्या है, n इज अ नंबर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, उस रिएक्शन की ऑर्डर क्या है उसको यहाँ 1 माइनस कर दो, और यहाँ कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन हमेशा किस में रहेगा जी, आपको पता है कंसंट्रेशन हमेशा मोल पर लीटर में रहेगा, तो कंसंट्रेशन को मोल पर लीटर में दिखाओ, 1 माइनस n कर दो, यूनिट इक्वल टू 1 अपॉन टाइम हो गया। ये इस टाइप से हो गया। यहाँ पर आप हर ऑर्डर की रेट कांस्टेंट की यूनिट निकाल सकते हो। 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। अब इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन आ गया यहाँ से, तो ये वाला टॉपिक हम आगे नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे अब।